बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एटॉमिक न्यूक्लियस। इस चैप्टर में हम एटम को स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन एटम के एक ख़ास हिस्से को हम स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली हम न्यूक्लियस के अंदर की दुनिया को स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सप्लिसिटली आप लोगों ने अब तक जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा वो यही है कि न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये एक एटम है और एटम का न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को अगर हम काउंट करें तो इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z हमें बता रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स की तादाद जो है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसे किससे शो करते हैं? इसे Z से शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी भी एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस है उसमें तमाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब की तादाद को हम काउंट करें, यानी न्यूक्लियस में मौजूद जितने भी पार्टिकल हैं उन सबको काउंट कर लें, तो इसे हम फिर नाम देते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को हम A से शो करते हैं और इसमें दो तरह के पार्टिकल्स को हम काउंट कर रहे होते हैं। वो दो पार्टिकल कौन से हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यानी आप किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को काउंट कर लें तो जो टोटल तादाद होगी उसे हम कहेंगे A, और ये कहलाएगा मास नंबर। ठीक है, अब ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स की तादाद को काउंट कर रहे हैं हम, मास नंबर में प्रोटॉन्स भी आ रहे हैं और न्यूट्रॉन्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप गौर कर सकें तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की तादाद को हम किससे शो करते हैं? Z से, तो ये Z आ गया, प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस Z को इस तरफ ले जाऊं तो ये Z प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। लिहाजा न्यूट्रॉन्स कितने हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये Z को अगर हम मान लीजिए माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा A माइनस Z। तो ये याद रखिएगा, बाज़ औक़ात MCQs एग्ज़ाम्स में आते हैं जिसमें आपको A बताया जाता है, आपको Z बताया जाता है। A का मतलब है मास नंबर, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर्स गिवन हो तो आप ऐसी सूरत में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाद MCQs में आपसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा जाता है एक्सप्लिसिटली, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो तो A में से Z को माइनस करके हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको जो स्टैंडर्ड लिखने का मेथड है, रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, वो ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक एटम X गिवन है तो याद रखें कि इस एटम X में लेफ़्ट साइड पर सबस्क्रिप्ट में हम Z लिखते हैं, एटॉमिक नंबर शो करते हैं, और राइट साइड पर सुपरस्क्रिप्ट में यानी ऊपर हम मास नंबर को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर एक एटम X है, यहाँ लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 18, तो आप समझ जाएं कि ये जो 10 लिखा है ये दरअसल किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये जो 18 है ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को ये शो करता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा एटम दे दिया जाए और आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए बताइए इसमें न्यूट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप देखिए न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है, a माइनस जेड। तो आपको नज़र आ रहा होगा a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 18 माइनस z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, z की वैल्यू है 10। तो अगर 18 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस एटम में न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो 8 है, ठीक है। तो क्योंकि हम एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करने जा रहे हैं इसलिए हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, और अब प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद जो है उसे हम कहेंगे मास नंबर, ठीक है। अब बाकायदा चैप्टर का आगाज़ करते हैं। कि याद रखिएगा कि इस चैप्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम एटम्स को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिटली। और एटम्स में भी हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा वो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है। एटम्स को हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। कुछ एटम्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं और कुछ एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल एटम्स और कुछ एटम होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं इनके बारे में सबसे पहले 19th सेंचुरी के स्टार्ट या 18th सेंचुरी के लास्ट में हेनरी बैक्वेरेल नामी एक साइंसदान है, साइंटिस्ट है, जिसने अनस्टेबल एटम्स को डिस्कवर किया। और इन अनस्टेबल एटम्स को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है। यानी ऐसे एटम्स जो अनस्टेबल होते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है। अब अनस्टेबल एटम्स कौन से होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अनस्टेबल एटम्स जो होते हैं उनकी पहचान ये है कि ये ऐसे एटम्स होते हैं जो मुसलसल अपने अंदर से मुख्तलिफ पार्टिकल्स को इमिट करते रहते हैं, जो मुसलसल अपने अंदर से मुख्तलिफ पार्टिकल्स को इमिट करते रहते हैं। ये पार्टिकल तीन तरह के हो सकते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं और ये गैमा रेज हो सकती है। तो ऐसे तमाम एटम्स जो अपने अंदर से अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज को इमिट करें, ऐसे तमाम एटम्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि अगर कोई एटम इन पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है, अगर कोई एटम इन पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है तो फिर इन पार्टिकल्स को इमिट करने का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। किसी रेडियो एक्टिव एटम का अपने अंदर से पार्टिकल्स को इमिट करना ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिविटी है याद रखें ये किसी भी फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं होती, मसलन ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होती। कोई भी एटम अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है, बीटा कर रहा है या गैमा कर रहा है, इसको हम नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीज़ों को चेंज करके हम इन एमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और ये खुद ब खुद ये प्रोसेस हो रहा होता है विच इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये खुद ब खुद हो रहा होता है। और रेडियो एक्टिव एटम्स जो होते हैं इनको सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो 18th सेंचुरी के लास्ट में हेनरी बैक्वेरेल ने स्टडी किया, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अनस्टेबल एटम्स जो होते हैं वो अपने अंदर से मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि अनस्टेबल एटम कौन कौन से होते हैं या इसके लिए डेफिनेशन क्या है, किन एटम्स को हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम्स जो अनस्टेबल होते हैं उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव एटम्स। ऐसे एटम्स जो अनस्टेबल होते हैं उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है। तो कौन से एटम्स अनस्टेबल होते हैं और कौन से स्टेबल होते हैं, इस चीज़ की कोई एक्सप्लिसिट डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके लिए एक ग्राफ यूज़ किया जाता है और उसमें एक बेल्ट हम ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। तो मिसाल के तौर पर अगर हम एक ऐसा ग्राफ बनाएं जिसमें एक्स एक्सिस पर हम प्रोटॉन्स की तादाद को रखें, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम
न्यूट्रॉन्स की तादाद को रखें। एक्स एक्सिस पर प्रोटॉन्स की तादाद है और वाई एक्सिस पर न्यूट्रॉन्स की तादाद है, ठीक है। अब ये याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो स्टेबिलिटी ग्राफ बनाया जाता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है समहाउ, और फिर आगे जाकर ये लाइन कर्व की शक्ल इख्तियार करके एक्सपोनेंशियली राइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट, ठीक है। और ये याद रखें कि वो तमाम एटम्स जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो तमाम एटम स्टेबल एटम होंगे। यानी स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर अगर कोई एटम आ रहा है तो वो कौन सा होगा? वो होगा स्टेबल एटम। और ऐसा एटम किसी किस्म के पार्टिकल को इमिट नहीं करेगा, इसमें किसी किस्म की रेडिएशंस नहीं होंगी, ठीक है। अगर वो इसके ऊपर आ रहा है या इसके बहुत करीब आ रहा है। लेकिन अगर कोई एटम इस ग्राफ से हट जाता है तो फिर इस ग्राफ से हट गया अगर वो, तो फिर वो अनस्टेबल एटम होगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि इस रीजन में कोई एटम आ गया, इस रीजन में कोई एटम आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो एटम है वो अनस्टेबल एटम है। और डेफिनेटली अगर वो अनस्टेबल है तो फिर हम कहेंगे वो रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। इस ग्राफ में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली हैं, वो ये हैं कि अगर आप इसमें गौर कर सकें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस डॉट से पहले ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक आपको नज़र आ रही होगी, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन आ रही हो ना हमारे पास ग्राफ में, दो वेरिएबल्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि एक में जितना इजाफा हो रहा है दूसरे में भी उतना ही इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर एक एटम है और लेट से उसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं P, तो फिर उसमें जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 4 होंगे, उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 4 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एटम में इस ग्राफ के मुताबिक यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो किसी एटम में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे तो वो एटम इस बेल्ट के ऊपर आ जाएगा, और अगर बेल्ट के ऊपर आएगा तो वो कौन सा एटम होगा? वो स्टेबल एटम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद दोनों बराबर होनी चाहिए। तो स्टेबल एटम्स की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद 8 होती है और इसका मास नंबर होता है 16, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन की तादाद है, ये 8 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि अगर इसमें से इसको माइनस कर दें ये A कहलाता है, ठीक है, ये Z कहलाता है। तो अगर हम A में से Z को माइनस करेंगे तो 16 में से 8 निकालेंगे तो वो 8 ही रहेंगे। इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इस लाइन के ऊपर लाए करेगा। मिसाल के तौर पर ये यहाँ कहीं लाए करेगा, ठीक है, ये यहाँ कहीं लाए करेगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो क्या है? एक स्टेबल एटम है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें नाइट्रोजन की, इसमें 7 प्रोटॉन्स होते हैं और इसका मास नंबर 14 होता है, 7 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन भी 7 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 7 हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों क्योंकि बराबर है, लिहाजा ये जो नाइट्रोजन है वो भी इस बेल्ट के ऊपर लाई करेगा, लिहाजा नाइट्रोजन इज़ अ स्टेबल एटम, ठीक है। ये सिलसिला, ये स्ट्रेट लाइन जो चलती है ये चलती है अप टू 20 तक, 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन्स। अगर 20 प्रोटॉन होंगे और 20 न्यूट्रॉन होंगे तो स्टेबल। 20 से कम प्रोटॉन है और उतने ही न्यूट्रॉन है, जैसे 4 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन, तब भी स्टेबल। 20 तक अगर ये सिलसिला चल रहा है तो 20 तक अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर है तो फिर ऐसी सूरत में वो एटम जो होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबल एटम के लिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ प्रोटॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। प्रोटॉन को Z से भी लिखते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद। तो अगर Z जो है वो 20 या उससे कम है, प्रोटॉन्स अगर 20 या उससे कम है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे तो एटम स्टेबल एटम होगा।
और अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर इससे हम आगे बढ़ें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करें इस जगह की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये 20 है तो शायद ये 25 होगा। ठीक है, मैं अंदाज़न बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये गौर करें कि वाई एक्सिस पर कितना चेंज आ रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं अगर ये 25 है तो वाई एक्सिस पर चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 20 है तो 40 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये शायद 45 या 50 आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 के बाद इस बेल्ट के ऊपर कोई भी एटम कब आ सकता है? जब उसमें प्रोटॉन की तादाद कम हो और न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो। तो 20 के बाद अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत कम है तो फिर वो एटम जो है वो इस बेल्ट के ऊपर आएगा और वो क्या कहलाएगा? स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आने की वजह से वो एटम कहलाएगा स्टेबल। तो ये आप याद रखिए कि कोई भी एटम स्टेबल होगा अगर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो बराबर हो। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। और कोई भी एटम स्टेबल हो सकता है अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा लेस हो, किससे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये कंडीशन कब है? अगर P की वैल्यू 20 से ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी एटम स्टेबल होगा अगर उसमें प्रोटॉन की तादाद बहुत कम हो न्यूट्रॉन से। और ये कंडीशन कब यूज़ करेंगे? जब प्रोटॉन की तादाद 20 से बढ़ जाएगी। 20 से ज़्यादा पर प्रोटॉन कम होने चाहिए, न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये सिलसिला चलता है एक हद तक, लेकिन ये याद रखें कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 82 के बराबर या उससे बढ़ जाए, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 या उससे ज़्यादा हो जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में, इस कंडीशन की सूरत में, चाहे अब न्यूट्रॉन जितने भी हैं, चाहे न्यूट्रॉन अब कम है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से बढ़ गए तो अब जो एटम होगा वो होगा अनस्टेबल एटम। ठीक है, और उसे हम कहेंगे वो रेडियो एक्टिव एटम है। ठीक है, इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ यूरेनियम 92 235। ठीक है, अब आप इस यूरेनियम में देखिए तो यूरेनियम में प्रोटॉन्स की तादाद आपको नज़र आ रही होगी। प्रोटॉन की जो तादाद है वो 92 है। इसका मतलब है प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा है, लिहाजा यूरेनियम कौन सा एटम होगा? ये अनस्टेबल होगा। और याद रखें अनस्टेबल को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं। रेडियो एक्टिव एटम कहते हैं। इसका मतलब है ये जो यूरेनियम होगा ये एक रेडियो एक्टिव एटम होगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से अगर हम बात करें ट्राइटियम की, तो आप देखिए इसमें एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन कितने? आप 3 में से 1 को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी 2। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं? पहली बात तो ये कि प्रोटॉन 1 है। इसका मतलब है 1 का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की तादाद जो है वो यहाँ कहीं आ रही है, तो 20 से कम है प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन 20 से कम होगा तो मैंने क्या बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे तो वो स्टेबल होगा। क्या ये बराबर है? नहीं। इसका मतलब है ये एटम जो है वो क्या है? ये अनस्टेबल एटम है। और इसका मतलब है अगर ये अनस्टेबल है तो फिर ये कौन सा एटम हुआ? ये हो गया रेडियो एक्टिव एटम। ठीक, तो बस आप इतना जहन में रखिए। बॉटम लाइन ये कि अगर किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद 20 या उससे कम है तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए, वो स्टेबल होगा। बराबर नहीं है तो वो अनस्टेबल। अगर तादाद 20 से ज़्यादा है तो फिर प्रोटॉन कम होने चाहिए, न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। और अगर किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद 82 से बढ़ गई तो फिर वो एटम हमेशा ही लाजमी तौर पर अनस्टेबल होगा, वो फिर स्टेबल नहीं होगा। और ऐसे एटम को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एटम। तो अगर आपसे कोई कहे कि जी डिफाइन रेडियो एक्टिव एटम, तो आप कह सकते हैं ऐसे एटम जिसमें प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा हो, या ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो न्यूट्रॉन के बराबर हो। कब? अगर प्रोटॉन की तादाद 20 या उससे कम। ठीक है, तो ऐसे तमाम एटम्स को हम कह सकते हैं वो क्या होंगे? वो होंगे स्टेबल एटम। और अदरवाइज वो अनस्टेबल होंगे। अगर प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा हो गई तो वो अनस्टेबल एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने ये डिटरमिन कर लिया कि एक एटम अनस्टेबल है
और लेट से वो रेडियो एक्टिव है, वो इस बेल्ट के ऊपर लाई नहीं कर रहा। जैसा कि अगर मैं इसको देखूँ 1H3, तो 1H3 का मतलब है एक प्रोटॉन है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटॉन है, ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं इसको और इसको मिलाऊंगा तो वो यहाँ कहीं मिलेगा, 1H3 यहाँ कहीं मिलेगा, और डेफिनेटली ये इस बेल्ट के ऊपर नहीं आ रहा है, इसलिए ये एटम कौन सा होगा, अनस्टेबल होगा। तो बस आप ये कह सकते हैं कि जो इस बेल्ट के ऊपर एटम लाई नहीं करता उस एटम को हम कहेंगे वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो बुक में आपको यही कंडीशन मिलेगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से ज़्यादा होंगे तो वो एटम अनस्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो लिहाजा अब अगर कोई एटम अनस्टेबल है, यानी अगर कोई एटम रेडियो एक्टिव एटम है, अगर कोई एटम रेडियो एक्टिव एटम है तो वो अपने अंदर से 3 तरह के पार्टिकल्स को इमिट करेगा। जैसे कि हमने देखा, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा, गैमा रेज। याद रखें स्टूडेंट्स, कोई भी रेडियो एक्टिव एटम अगर अपने अंदर से ये 3 तरह के पार्टिकल्स इमिट कर रहा है तो याद रखें कोई भी रेडियो एक्टिव एटम या तो अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा एक वक्त में, उसके साथ गैमा पार्टिकल इमिट हो सकता है, या वो बीटा को इमिट करेगा और उसके साथ गैमा इमिट हो सकता है। लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ इमिट नहीं हो सकते। किसी भी रेडियो एक्टिव एटम से एक साथ अल्फा और बीटा इमिट नहीं हो सकते। हाँ, एक साथ अल्फा और गैमा और बीटा और गैमा इमिट हो सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक एटम है, यूँ कह लेंगे एक एटम का न्यूक्लियस है और इसमें प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, और इस न्यूक्लियस से मुसलसल 3 तरह के पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, तो वक्त के साथ साथ इस न्यूक्लियस का साइज कम होता चला जाएगा क्योंकि इसमें से पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है। वक्त के साथ साथ ये अपने जवाल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो वक्त के साथ साथ इसमें जो कमी होती चली जाएगी, इस कमी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। इस कमी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। यानी जब कोई भी रेडियो एक्टिव एटम अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गैमा रेस को इमिट करता है तो वक्त के साथ साथ वो डिके, डिक्लाइन की तरफ जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव डिके जो है वो 3 तरह के होते हैं। डिके कब होता है, डिक्लाइन कब होता है, जब वो अपने से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है या बीटा पार्टिकल को इमिट करता है या फिर गैमा रेस को इमिट करता है, ठीक है। और ये डिके 3 तरह के होते हैं। तो अब हम इनकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। इसमें सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज नोन एज अल्फा डिके। अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा डिके, ठीक है। ये याद रखें कि अल्फा डिके क्या होता है। अल्फा डिके में मिसाल के तौर पर अगर ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है और इसमें लेट से हमारे पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं, मल्टीपल प्रोटॉन्स हैं, और इसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एटम अगर अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स को इमिट करे, यानी ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में से एक पैकेट बाहर आ रहा है, एक छोटा पैकेट बाहर आ रहा है, और इस पैकेट में क्या क्या मौजूद है, इसमें 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस पूरे पैकेट को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये पूरा पैकेट जो है ये कहलाता है अल्फा पार्टिकल। और किसी एटम का अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करना, दिस इज नोन एज अल्फा डिके, ठीक है। अब अल्फा डिके को अगर हम इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहें तो मिसाल के तौर पर ये एक एटम है X, इसमें प्रोटॉन की तादाद हम यहाँ लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद यहाँ लिखते हैं। अब अगर ये एटम एक अल्फा डिके के प्रोसेस से गुजरेगा तो इसका मतलब है ये एटम अपने अंदर से कितने प्रोटॉन इमिट कर रहा है, 2 प्रोटॉन इमिट कर रहा है, तो Z में 2 की कमी आ जाएगी। और टोटल कितने पार्टिकल इमिट कर रहा है, 4, टोटल तादाद को A कहते हैं, तो A में भी 4 की कमी आ जाएगी। और एज अ रिजल्ट हमें 2 प्रोटॉन मिलेंगे, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है,
और 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, इन चारों को मिलाकर हम नाम देंगे ये क्या है, ये है अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी। तो जनरली स्पीकिंग हमें जब अल्फा पार्टिकल मिलता है तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 4। ठीक है, इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी मिलता है हमें, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि अल्फा डिके में कोई भी रेडियो एक्टिव एटम अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, और जब वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो अल्फा पार्टिकल कहते हैं 4 पार्टिकल की कॉम्बिनेशन को, जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और जब 4 पार्टिकल इमिट होते हैं तो 2 प्रोटॉन निकल गए, 2 माइनस हो गए, और टोटल 4 निकले तो 4 माइनस हो गए। ये हमारे पास अल्फा डिके की इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो टाइप है वो है बीटा डिके। बीटा डिके, ठीक है। बीटा डिके 2 तरह का होता है, यानी बीटा डिके को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके। अच्छा, पॉजिटिव बीटा डिके में स्टूडेंट्स होता ये है कि एक रेडियो एक्टिव एटम, मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में हमें पता है जैसा कि इसमें डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर इस एक प्रोटॉन को अगर हम देखें तो पॉजिटिव बीटा डिके में होता क्या है कि एक प्रोटॉन फना हो जाता है, एक प्रोटॉन फना हो जाता है। ये फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन फना हो गया। जब एक प्रोटॉन फना होता है तो वो 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन को इस तरह लिखते हैं, यहाँ 0 क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन नहीं है, और न्यूट्रॉन खुद ही न्यूट्रॉन है, तो यहाँ आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, तो न्यूट्रॉन को इस तरह लिखते हैं 0n1। ठीक है, तो जब एक प्रोटॉन फना होता है तो वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखें ये जो है ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह का एक पार्टिकल है, इसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, इसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बस साइन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब एक प्रोटॉन फना होकर ये 2 पार्टिकल इन 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर एक प्रोटॉन फना हो गया और एक न्यूट्रॉन वजूद में आया और साथ साथ एक पॉजिट्रॉन वजूद में आया, तो न्यूट्रॉन तो यहाँ रह सकता है, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस न्यूक्लियस के अंदर रह सके। ठीक है, लिहाजा अगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहें तो इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। ठीक है, और जब ये एटम बीटा डिके के प्रोसेस से गुजरेगा, कौन सा बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके, जब ये पॉजिटिव बीटा डिके के मरहले से गुजरेगा, ठीक है, तो होगा क्या, एक प्रोटॉन फना हो जाएगा। अगर एक प्रोटॉन फना हो जाएगा तो इसका मतलब Z में एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन फना हुआ तो इसका मतलब A में 1 की कमी आएगी, लेकिन साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी वजूद में आया। तो अगर एक न्यूट्रॉन वजूद में आया तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो एक प्रोटॉन कम हो गया लेकिन एक न्यूट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, A में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके साथ साथ हमें एक पॉजिट्रॉन मिलेगा जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह का पार्टिकल है, और इस पॉजिट्रॉन को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। ठीक है, और इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। ठीक है, इसी तरह बीटा डिके की एक दूसरी किस्म है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके में होता ये है स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव बीटा डिके में एक न्यूट्रॉन फना होता है। ठीक है, यानी एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन, ठीक है, ये फना हो जाता है, और जब एक न्यूट्रॉन फना होता है तो एक प्रोटॉन वजूद में आता है और एक इलेक्ट्रॉन वजूद में आता है। ठीक है, अब जब एक न्यूट्रॉन फना हुआ तो एक प्रोटॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। प्रोटॉन तो जाहिर सी बात है इधर ही रह सकता है न्यूक्लियस के अंदर, इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस से
बाहर चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहने का हक हासिल नहीं है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इस न्यूक्लियस के अंदर रह सके, लिहाजा ये यहाँ से इमिट हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। लिहाजा अगर इसको इक्वेशन की शक्ल में हम लिखना चाहें एटॉमिक फॉर्म में, तो Z और A में जो डिफरेंस आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, और इस एटम में अगर आप देख सकें तो एक प्रोटॉन नया वजूद में आया। देखिए यहाँ पे 4 प्रोटॉन थे, 1 2 3 4, एक नया प्रोटॉन आ गया, तो एक नया आया तो इसका मतलब Z में एक का इजाफा हुआ। जब ये नेगेटिव बीटा डिके के प्रोसेस से गुजरा तो Z में एक प्रोटॉन बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो एक प्रोटॉन का इजाफा, लेकिन आप देखें एक न्यूट्रॉन फना हुआ तो एक न्यूट्रॉन की कमी होगी, लिहाजा दोनों कट जाएंगे, मास नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिहाजा इसके साथ साथ हमें एक इलेक्ट्रॉन भी मिला, ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा नेगेटिव बीटा पार्टिकल, ठीक है जी, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो ये याद रखें कि पॉजिटिव बीटा डिके में एक प्रोटॉन फना होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वजूद में आता है, पॉजिट्रॉन वजूद में आते हैं, और पॉजिट्रॉन जो है ये बाहर चला जाता है, इसी को बीटा पार्टिकल कहते हैं। जबकि नेगेटिव बीटा डिके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन फना होता है और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो ये भी बीटा पार्टिकल है, ये भी बीटा है, बट ये पॉजिटिव है क्योंकि इस पर चार्ज पॉजिटिव है, ये भी बीटा है लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि इस पर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में कहा जाए कि आप उस डिके को डिफाइन करें जिसमें एक प्रोटॉन फना हो जाता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो आपसे किस डिके के बारे में पूछ रहे, वो आपसे पॉजिटिव बीटा डिके के बारे में पूछ रहे। और अगर आपसे कहा जाता है कि भाई उस डिके को डिफाइन करें जिसमें एक न्यूट्रॉन फना हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो इसका मतलब वो आपसे किस डिके के बारे में पूछ रहे हैं, नेगेटिव बीटा डिके के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टाइप है और वो है गैमा डिके। थर्ड और लास्ट टाइप है, ये है गैमा डिके, ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम में मुख्तलिफ ऑर्बिट होते हैं, और मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ये एक एटम है और उस एटम में इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी को मैं E1 से लिख रहा हूँ, इसकी एनर्जी को मैं E2 से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ग्राउंड स्टेट में है, और वो चला जाए एक्साइटेड स्टेट में, तो हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से दोबारा वापस डी एक्साइट होता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को इमिट करता है, वो एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स की, तो रेडियो एक्टिव एटम्स जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, रेडियो एक्टिव एटम है, आप इलेक्ट्रॉन की जगह अब ये तस्वुर कर लें, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एटम है। याद रखें जब कोई रेडियो एक्टिव एटम अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है या बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एटम अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है या वो बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जब वो एटम डी एक्साइट होता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, और ये एनर्जी इमिट होती है किस शक्ल में, गैमा रेज की शक्ल में। लिहाजा गैमा डिके में ये याद रखें कि गैमा डिके जो है इसमें एटम का, गैमा डिके में एटम में से ना तो प्रोटॉन जा रहा है, ना ही कोई न्यूट्रॉन जा रहा है, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही मास नंबर चेंज होगा, और हमें गैमा रेज हासिल होती हैं। और ये कब होता है, जब किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाए या बीटा पार्टिकल इमिट हो जाए तो वो एटम एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, और जब वो डी एक्साइट होता है तो ऐसी सूरत में वो गैमा रेज को इमिट करता है, ठीक है। इसकी लॉजिक भी है कि भाई वो क्यों एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो अगर आप लोगों ने, आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी गन से, फॉर एग्जाम्पल ये गन है, अगर हम किसी गन से फायर करते हैं तो अगर बुलेट बाहर जाएगी
बुलेट बाहर जाएगी तो गन कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है। तो और इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, क्योंकि पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो यूँ कह लें कि ये जो एटम है ये गन है, और इससे जो बुलेट निकल रही है वो अल्फा पार्टिकल है, ये बीटा पार्टिकल है। तो जब गन से बुलेट निकलेगी तो बुलेट तो आगे जाएगी, गन कहाँ जाएगी, पीछे चली जाएगी। जब गन पीछे जाएगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी, तब ये गन की जगह एटम है, और जब वो डी एक्साइट होगा तो इस तरह वो गैमा रेज को इमिट करेगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम कंक्लूड कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेबल एटम कौन से होते हैं, अनस्टेबल एटम कौन से होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई एटम अनस्टेबल होता है तो अपने अंदर से 3 तरह के पार्टिकल्स को एमिट करता है, अल्फा, बीटा और गैमा। और जब कोई पार्टिकल अपने अंदर से एटम अपने अंदर से पार्टिकल्स को एमिट करता है तो वो वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जवाल की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके 3 तरह के होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है बकिया चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।